गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पढ़ा था जल संसाधन के बारे में। उसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे। यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आपको जल संसाधन का उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। अगला एक छोटा सा टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये गुजरात के टिहरी बांध पर, नर्मदा नदी पर ये आपको बांध है। तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है, आंदोलन जो है, एक तरह का एनजीओ है जो नर्मदा जो नदी है जिस पर बांध बनाया जाता है, उस बांध को आपको जो आसपास के जो किसान हैं उनको प्रेरित करता है आंदोलन के लिए कि उनको कम से कम क्षति हो। क्योंकि बहुत सारे जैसे नर्मदा बांध जो है वो इसी को मान लिया जाए तो उससे होने वाले जो नुकसान है, जिसमें कृषि के लिए लवणीय क्षारीय गुण का बढ़ जाना या बहुत अत्यधिक सिंचाई के कारण न्यूनीकरण हो जाता है। बहुत सारे लोग कृषि जो है वो वहां पर विस्थापित करके दूसरे जगह चले जाते हैं। मजदूर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, तो उसका उनको भरपूर मुआवजा नहीं मिलता है, उनका भरपूर लाभ नहीं मिलता है। और जितने भी सारे लाभ हैं वो आपको पूंजीपति वर्ग लेके चला जाता है। तो इस कारण वे लोग हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। इसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन भी एक गैर सरकारी संस्थान यानी एनजीओ है जो स्थानीय लोगों को प्रेरित करता है आंदोलन करने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए। इसके बाद है आपको जल संकट। जल संकट क्या कहलाता है? जल संकट कहने का अर्थ है जल की कमी, यानी जल की कम उपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे मात्रा में जल है, यानी लगभग 1/3 जल की मात्रा है, लेकिन उसके बाद भी जल संकट है। उसके बाद भी विश्व के कई ऐसे सारे देश हैं जहां पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। तो ये जल की अनुपलब्धता बताती है या जल संकट होता है। अगर देखा जाए तो प्रतिदिन एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। जल संकट की परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि उससे कम जल उस मनुष्य को मिलता है तो इसे हम जल संकट कहेंगे, और जल की कमी ही जल संकट कहलाती है। इतना हम लिख सकते हैं जल संकट में। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत में औद्योगिक क्रांति के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद काफी मात्रा में यहाँ औद्योगिकरण का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। उसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां आके बहुत सारी पैर जमा चुकी है भारत में, और उन सब के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में कचरा निकाला जाता है, और वो सारे कचरे किसी न किसी नदी में बहा दिए जाते हैं। तो नदियों में बहाने जाने के कारण उन नदियों का जल जो है वो दूषित होता चला गया है। हम लोग अपने यहाँ देखते हैं गंगा जी का पानी दूषित है, गंगा पानी है ही नहीं, तो दूषित होता चला गया है। तो वो जो पानी है वो भी दूषित हो गया, तो वो भी यूज के लायक नहीं है, ना किसान के लिए है, कृषि के लिए, ना वानिकी के लिए है, ना किसी पीने के लिए है। वो किसी प्रकार से लाभदायक पानी नहीं है। अगर देखा जाए तो एक मात्र अगर कानपुर है, कानपुर में 180 चमड़े के आपको उद्योग है, 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन बहुत ज्यादा, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा रोज प्रतिदिन वो जो गंदा पानी है, जो पानी है अपने कंपनी का, वो लोग नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो उससे नदी का पानी काफी दूषित हो जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है जो जल संकट को उजागर करती है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो आज के बहुत अधिक जितनी बिजली उत्पादन हो रही है भारत में, उसका लगभग 22% बिजली विद्युत जो है वो पानी से उत्पादन हो रही है। उसके लिए भी पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, तो पानी का वहां भी उपयोग होता जा रहा है, अधिक मात्रा में उपयोग होता जा रहा है। तो ये सारे जल जो है और उसके बाद बारिश कम हो रही है तो वर्षा जल का संग्रहण नहीं हो पाता है हमारे यहाँ। तो इस तरह धीरे धीरे जल संकट की समस्या
बढ़ती चली जाती है, जल संकट होता चला जाता है। अब अगला है जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल संरक्षण क्यों जरूरी है? तो जल संरक्षण हमारे लिए और हमारे भविष्य के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पानी, ज्यादा से ज्यादा जल का दुरुपयोग करने लगेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे जो वंशज होंगे, जो लोग होंगे, उनको पीने के लिए पानी नहीं हो। अब जरा देखा जाए, हमारे लिए एकमात्र पानी का जरिया भूमिगत जल है, जो भूमि से निकल के आता है पीने के लिए या बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, सारे तरह के काम करने के लिए, सिंचाई करने के लिए वो चीज हमारे पानी हमको उपलब्ध है। अगर उसका हम दुरुपयोग करते हैं, छोटी छोटी बातों पर दुरुपयोग करते हैं, पीना होता है आधा गिलास, हम 1 गिलास पानी लेते हैं, आधा गिलास पीते हैं, आधा गिलास पानी फेंक देते हैं, तो बर्बाद चला जाता है। नहाना है 1 बाल्टी से गिराते हैं 5 बाल्टी। तो इस तरह की बात है जो पानी का दुरुपयोग करती है, और उस तरह से पानी का ज्यादा दुरुपयोग होगा तो भौम जल स्तर जो है, भूमि का जो जल स्तर है नीचे, वो नीचे चला जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो हमको भी पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा और हमारे आने वाले लोगों के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। तो जल संरक्षण और प्रबंधन बहुत जरूरी है, और जल संरक्षण करके, प्रबंधन करके हम जल को कुछ दिन तक उसको उपयोग कर सकते हैं, और जो भूमिगत जल है, जो पीने वाला जो स्वच्छ जल है, उसको हम बचा सकते हैं, लाभ कर सकते हैं। इसी जल संसाधन के संरक्षण के लिए ही और उसकी पुनर्निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में आपको राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृत किया था। राष्ट्रीय जल नीति आपको स्वीकृत किया था 1987 में, सितंबर 1987 में। और बाद में इसी नीति में और भी सारे नियमों को संशोधित करके 2002 में फिर ये प्रस्तुत किया गया था। 2002 में फिर ये प्रस्तुत किया गया था। इसी नीति को, राष्ट्रीय जल नीति को 1987 में पहली बार लागू किया गया था, और दूसरी बार आपको उसी में संशोधन करके 2002 में इसको लागू किया गया था। हमारे जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने जल निवारण या जल मिशन का नाम देकर भूमि के जो जल है, भूमिगत जल है, उसकी पुनःपूर्ति के लिए बल दिया था कि उसकी पुनःपूर्ति होनी चाहिए ताकि हमारे लोगों को पीने वाले जल उपलब्ध हो सके। तो इस तरह का है जल संरक्षण, कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे पहला है भूमिगत जल की पुनःपूर्ति, यानी भूमि की जो जल है उसका पुनःपूर्ति होनी चाहिए। बारिश अधिक से अधिक होगा, गड्ढों में पानी अधिक से अधिक होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा छिद्रों से जाएगा अंदर, तो भूमिगत जल का वो पुनःपूर्ति होता रहेगा, तो जल की उपलब्धता बढ़ती रहेगी। उसके बाद है जल सांभर प्रबंधन, यानी जल को किसी न किसी जल जमाव करके, गड्ढे में या पोखर में, तालाब में जल जमाव करके उस जल का उपयोग हम कृषि के लिए, वानिकी के लिए, यानी कोई बगीचा बाग उपवन जो है उसके लिए, या आपको मछली पालन के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जल का सांभर करके, जल का प्रबंधन करके। तीसरा है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में क्या, ऐसे चीजों का उपयोग करना जिसमें बहुत सारे कम जल में आपका काम हो जाए। जैसे ड्रिप सिंचाई होती है, फुहारा का सिंचाई होती है, लिफ्ट सिंचाई होती है, सीढ़ीनुमा खेती होती है। जैसे हम आप लोग देखिएगा पेड़ पौधों में या बागवान में आप लोग पानी देते हैं, फुहारा जैसे देता है, तो उससे कम पानी में आपको वो सिंचाई हो जाता है पौधा। तो उस तरह का कृषि करना, आप लोग देखा होगा बाग ऊपर जो घास लगाता है खेल के मैदान या मैदान में, उसमें फुहारा की तरह पानी देता है। उसी तरह सिंचाई में भी उस तरह का उपयोग करना कि कम से कम पानी में आपका सिंचाई हो जाए। तो ये आप लोग का जरूरी है। तो 3 तरह से हम जल संरक्षण और प्रबंधन उसका कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।